इस लेक्चर में हम पॉलीसेक्राइड्स की लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन एंड लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद हम मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड के कुछ करैक्टर्स को भी आज डिस्कस करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को आज हम वाइंड अप करेंगे। तो ग्लाइकोजन जो कि लास्ट एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड की, ये भी एक होमोपॉलीसेक्राइड है। ठीक है, और इसके अलावा ये एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। होमोपॉलीसेक्राइड एंड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, ये दोनों टर्म्स हम काफ़ी दफ़ा पहले बात कर चुके हैं। होमोपॉलीसेक्राइड मीन्स कि इनका जो मोनोमर यूनिट है वो सेम है और वही अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है। तो जो मोनोमर यूनिट ग्लाइकोजन को बनाता है वो ग्लूकोज है, वाइल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये एनिमल्स के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा फूड स्टोर होती है बेसिकली वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। तो स्टार्च को आप लोगों ने पढ़ा था, वो भी स्टोरेज फॉर्म है फूड की, लेकिन वो स्टोरेज फूड की जो थी वो प्लांट्स के अंदर थी, तो वो भी स्टोरेज है, ग्लाइकोजन भी स्टोरेज है। स्टार्च जो है ये प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा फूड की स्टोरेज को आप कहते हो, और ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर एक्स्ट्रा फूड की स्टोरेज को हम कहते हैं। तो बिकॉज ये भी स्टोरेज फॉर्म है लेकिन एनिमल्स के अंदर है, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि ये एनिमल स्टार्च है। ठीक है, एनिमल स्टार्च मीन्स कि ये एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म है, बिकॉज स्टार्च भी एक स्टोर्ड फॉर्म थी फूड की, लेकिन वो प्लांट्स के अंदर थी। बिकॉज ये एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, इसलिए हमने इसको एनिमल स्टार्च कह दिया। तो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो मसल्स के सेल्स में स्टोर हो रही होती है या फिर वो लीवर के सेल्स में स्टोर हो रही होती है। ठीक है, ओके, सो ये तो हमने देख लिया कि एक होमोपॉलीसेक्राइड है और ग्लूकोज के मोनोमर यूनिट्स ही कंबाइन होते हैं। तो जो ग्लूकोज के मोनोमर यूनिट्स हैं यहाँ पे वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे होते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में जब हम सेलुलोज को डिस्कस कर रहे थे तो तब बताया था कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा क्या है, अगर हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाना है तो उसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर कोई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1,6 लिंकेज है तो उसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं 1,6 नहीं सॉरी बीटा जो लिंकेजेस होते हैं, बीटा लिंकेजेस को ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वाइल अल्फा लिंकेजेस को ब्रेक डाउन करवाने के लिए प्रेजेंट है हमारी बॉडी में एंजाइम्स। तो इट मीन्स के ग्लाइकोजन को भी हम ब्रेक डाउन करवा सकते हैं हाइड्रेशन के प्रोसेस से। हाइड्रेशन मीन्स के जब हम वाटर का मॉलिक्यूल एक ऐड करवाएंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और बॉन्ड ने जो मोनोसेक्राइड्स को पहले बाइंड रखा हुआ था वो मोनोसेक्राइड्स फ्री हो जाएंगे और हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी के लिए। ओके, सो इसके अलावा ग्लाइकोजन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत ज़्यादा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हम लास्ट वीडियो के अंदर ड्रॉ कर चुके हैं कि वो चेन की आउटर साइड पे एक ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ किया था। तो 6 कार्बन के साथ एक और मोनोसेक्राइड
ग्लूकोज का इस तरह से अटैच हुआ था और ये अटैचमेंट जो थी ये किसी भी चेन की लुक दे रही थी। तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी इसके अंदर प्रेजेंट है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस भी प्रेजेंट है। ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप दोबारा से उसे ओपन करके देख सकते हो। तो इसके अलावा अगर हम ग्लाइकोजन का टेस्ट करें कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है या फिर सेलुलोज प्रेजेंट है, तो हमने जैसे पीछे आयोडीन टेस्ट किया था, आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ इसको डिजोल्व करवाया था। तो अगर टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट जो भी सब्सटेंस है वो रेड कलर का अपीयर होता है तो तब आप कंक्लूड करते हैं कि ये कौन सा पॉलीसैकेराइड है, ये ग्लाइकोजन है। अगर आप रिकॉल करें तो सेलुलोज के केस में आपने कहा था आयोडीन ऐड करने की वजह से सेलुलोज कोई भी कलर नहीं देती है, वाइल स्टार्च जो है वो ब्लू कलर दे रही थी और ग्लाइकोजन जो है ये रेड कलर का अपीयर होता है जैसे ही आप आयोडीन को ऐड करवाते हो। और ये टेस्ट हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स को देखने के लिए कि ये कौन सा पॉलीसेक्राइड है। तो आयोडीन की एडिशन की वजह से रेड, ब्लू या फिर कोई भी कलर नहीं आता, तो तब आप कंक्लूड करते हैं कि ये ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है या फिर ये स्टार्च है। ग्लाइकोजन के अलावा जो कुछ एग्जांपल्स हम पॉलीसेक्राइड्स की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है काइटिन। और काइटिन भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है, लेकिन इस होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज नहीं कंबाइन कर रहे होते। इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट कंबाइन करता है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ठीक है, ये ग्लूकोज के साथ एक अमीनो ग्रुप अटैच हुआ होता है और ये जो एक मोनोमर यूनिट है ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता है और रिपीट होने के बाद हमारा जो पॉलीसेकेराइड बनाता है वो काइटिन है। और इस मोनोमर यूनिट के रिपीट होने की वजह से हम कहते हैं कि काइटिन इज होमोपॉलीसेकेराइड। ओके, सो इसके अलावा ये जो काइटिन है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का मीनिंग है आपको पता है कि ये किसी भी चीज़ को बना रहा होगा। तो यहाँ पे ये जिस स्ट्रक्चर को बनाएगा वो फंजाई की सेल वॉल है और इसके अलावा ये काइटिन जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये काइटिन के हैं। ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है और स्ट्रक्चर में ये फंजाई की सेल वॉल में और आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होगा। एक लास्ट एग्जांपल जो भी हम पॉलीसेकेराइड्स की देखेंगे, ये हमने 4th एग्जांपल देखी और यहाँ पे अभी हम 5th एग्जांपल देखने लगे हैं, वो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर और ये फर्दर डिफरेंट टाइप्स का होता है जिसकी डिवीजन अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। वो पैक्टिन हो सकता है, ये पैक्टिन मिडल लैमेला में मौजूद होता है और ये मिडल लैमेला सेल वॉल को स्ट्रेंथन करने के लिए दो डिफरेंट सेल्स को कंबाइन करवाने के लिए सेल वॉल के दो डिफरेंट सेल्स की सेल वॉल के दरमियान मौजूद होता है और ये ग्लूकोरोनिक एसिड का बना होता है। इसके अलावा जो सेकंड एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की वो है हेपेरिन और हेपेरिन एज अ एंटीकोगुलेंट यूज होगा।
एंटीकोगुलेंट मीन्स कि जहाँ पे भी ब्लड का क्लॉट बन गया है वहाँ पे हेपेरिन जाके उस ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करवाती है और ब्लड के फ्लो को पॉसिबल बनाएगी। इसके अलावा एक लास्ट जो अभी हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड डिस्कस करेंगे जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हाइलुरोनिक एसिड। ये बेसिकली हमारे आइज के 2 चैम्बर्स होते हैं, ये हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर ये प्रेजेंट होता है आइज की शेप को मेंटेन करवाने के लिए और उसकी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ये एसिड जो है ये हमारे जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है और किसी भी फ्रिक्शन के साइड इफेक्ट से हमारी बॉडी को बचाता है। ओके बेटे, सो ये कुछ पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल्स थी। अब हम कुछ करैक्टर्स देखने हैं। हमने मोनोसैकेराइड्स के, ओलिगोसैकेराइड्स के एंड पॉलीसैकेराइड्स के, और हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तीनों के करैक्टर्स जो हमें डिस्कस करने हैं वो उनका टेस्ट है और सॉल्युबिलिटी है। जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनका टेस्ट सबसे ज़्यादा स्वीट होता है, वाइल ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं ये लेस स्वीट हैं एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, वाइल पॉलीसैकेराइड्स जो होती हैं ये टेस्टलेस होती हैं, इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता। एंड मोनोसैकेराइड जो है ये हाईली सोलबल है। हाईली सोलबल मीन्स कि ये सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। वाइल ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं ये लेस सोलबल होते हैं एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। वाइल पॉलीसैकेराइड्स के केस में हम दो कंडीशंस को डिस्कस करते हैं कि या तो ये बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है या फिर ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। स्पैरिंगली सॉल्युबल मीन्स के कुछ अमाउंट में ये कुछ सॉल्यूशंस के अंदर कुछ पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। लाइक हमने जैसे स्टार्च की एग्जांपल ली थी, तो स्टार्च के केस में हमने अमाइलोज को पढ़ा और अमाइलोपेक्टिन को पढ़ा था। तो अमाइलोपेक्टिन को हमने कहा कि ये बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है, वाइल अमाइलोज जो है वो कोल्ड वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल है लेकिन वो हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। तो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में। स्पैरिंगली सॉल्युबल हमने लिखा, या फिर कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होते हैं। और एक और चीज़ के जो पॉलीसैकेराइड्स हैं जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ब्रेक डाउन होने के बाद ये पॉलीसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स ये दोनों ब्रेक डाउन होने के बाद मोनोमर्स को या फिर मोनोसैकेराइड्स को सिंथेसाइज करवाते हैं। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स भी ब्रेक डाउन होकर मोनोसैकेराइड्स को बनाएंगे और ओलिगोसैकेराइड्स भी जब ब्रेक डाउन होते हैं तो मोनोसैकेराइड की सिंथेसिस होती है। वाइल मोनोसैकेराइड्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और मोनोसैकेराइड्स को हम ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इनके केस में अगर हम देखें ये फर्स्ट मोनोसैकेराइड है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर हमने फर्स्ट एंड सेकंड के दरमियान जो बॉन्ड है अगर इसको ब्रेक डाउन करवा दिया तो ये वाला भी फ्री हो जाएगा, ये भी फ्री हो जाएगा। तो इसने ब्रेक डाउन होने के बाद एक मोनोसैकेराइड बनाया है। वाइल मोनोसैकेराइड तो पहले ही एक ही यूनिट है, एक ही मॉलिक्यूल हैं, तो इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर आप मोनोसैकेराइड को ब्रेक डाउन करोगे तो फर्दर उसके एटम्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा, वो कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा।
ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, वाइल मोनोसैकेराइड की ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके मेरे बेटे, सो ये कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक था। आई होप कि आपको सारे लेक्चर्स क्लियर होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम एक सेकंड बायोपॉलीमर स्टार्ट करेंगे।